खेती का एक विज्ञान है मित्र। और जब विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान है क्या, तो किसान भाइयों आपके लिए बात कर रहा हूँ। एक विज्ञान तो ये है जो आप आँखों से देखते हैं, सुनते हैं। विज्ञान में बहुत सारी शोध हुई, लेकिन खेती में फिर भी प्रॉब्लम है। हजारों शोध हुई और बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी का मतलब है विज्ञान के बाद जो चीज़ निकल के आती, फिल्टर होकर के, उसको हम टेक्नोलॉजी मानते हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपने अडाप्ट की, उसके बाद आज देश का किसान संकट में है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि खेती का जो विज्ञान है, बेसिकली खेती का विज्ञान भगवान की या प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है। जिस व्यक्ति को प्रकृति की व्यवस्था नहीं पता या पंच महाभूत की व्यवस्था नहीं पता, तो फिर कौन सा विज्ञान। हमारे जीवन में बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं, वो विज्ञान हैं, लेकिन जब खेती की बात आती है तो खेती का एक विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? खेती में सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं, फसलें बोते हैं। तो जो फसलें बोते हैं, जो फसलें हैं, फसलें बेसिकली क्या है? फसलें हमारे जीवन का आधार है। तो जब मनुष्य खेती नहीं करता था या इस धरती पर मनुष्य था ही नहीं, तो भी इस पृथ्वी पर बहुत सारी हरियाली थी। आज आपके सामने जितने प्रकार की फसलें आप जानते हैं, पूरी धरती पर जितनी प्रकार की क्रॉप बोई जाती हैं वो, और जितने प्रकार की क्रॉप बोई नहीं जाती, जिनको आप खरपतवार कहते हैं, वो, ये सब आदि शक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप है। और जहाँ बोते हैं धरती, वो आदि पिता शिव। एक कटहल का पेड़ है आपके सामने। इस कटहल के पेड़ में करीब करीब 90 फल लगे हैं। एक फल का जो वजन है वो 3 किलो औसत होगा। 3 किलो भी हो सकता है, 4 किलो भी हो सकता है। अभी कुछ छोटे हैं वो 1 किलो के भी हो सकते हैं। यानी कि इस कटहल के पेड़ से हमको लगभग 3 कुंटल कटहल मिलेगा। लेकिन ये पेड़ कटहल जो है, कटहल माँ पार्वती का प्रतीक है। आदि नौ दुर्गा करते हैं तो नौ दुर्गा के जरा रूप पढ़ लेना, तो वृक्ष ही हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। ये खड़ा कहाँ है? धरती पर। यानी कि आदि पिता सदाशिव धरती, और ये वृक्ष माँ पार्वती। हम खेती करेंगे तो खेती में अब ये कटहल का पेड़ इतना फल देगा तो कैसे देगा? ये पंच महाभूत की एक व्यवस्था है। सबसे पहला है कि ये कटहल धरती में जहाँ खड़ा है, जहाँ इसकी जड़ें गई हैं, वहाँ से इसको कुछ फूड मटेरियल मिल रहा है। अगर इसको पोषक तत्व तो जमीन ना दे पाती तो शायद इतना बड़ा भी ना हो पाता और इतने फल भी ना दे पाता। फिर ये पेड़ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पत्तियों के माध्यम से खाना बना रहा है, सूरज की रोशनी से आकाश में बढ़ा हुआ है। तो खेती का जो सूत्र है उसमें 5 चीज़ें हैं। धरती की फर्टिलिटी जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा। जलवायु यानी ज़मीन के नीचे पानी की मात्रा, या धरती की ऊपरी सरफेस पर जहाँ मैं वनस्पति बोता हूँ वहाँ पानी को धारण करने की सामर्थ्य कितनी है ज़मीन की, वो एक बात है। फिर जल वायु, जल हो गया और वायु हो गई। वायु का मतलब है कि इस कटहल के पेड़ को एक बेहतरीन क्लाइमेट की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट कैसे बनता है?
क्लाइमेट का मतलब है जल वायु, जल हो वहाँ पर, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो, ज़मीन में नमी हो, और नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हो। जैसे ये कटहल का पेड़ अगर एक बियावान जंगल में अकेला खड़ा होता और कुछ नहीं होता, तो मैं फिर बता दूं इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये पौधे भी वनस्पतियाँ भी एक दूसरे को देख करके जीती हैं। तो एक बायोडाइवर्सिटी, एक क्लाइमेट, मैं अक्सर जब पेड़ लगाने की बात करता हूँ तो इसीलिए करता हूँ। तो जमीन हो गई, जल हो गया, जंगल हो गया, और जीव, चूंकि ये सारी वनस्पतियाँ माँ पार्वती या भगवान के द्वारा बनाए गए जितने भी जीव हैं उन सबको पालने वाली ये वनस्पतियाँ हैं। और जीवों का वनस्पतियों का एक आपसी सामंजस्य है। वनस्पतियाँ जीवों को भोजन देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, पानी देती हैं, बारिश इसी की वजह से होती है। और जीव जब मरते हैं तो वनस्पतियाँ खा लेती हैं। तो मित्र, धरती कितनी बेहतरीन कर दूं, जैसे मैं कहता हूँ एक होती है ज़मीन। ज़मीन का मतलब इस धरती में जितनी भी एरिया है, प्लाट हैं, वो सब ज़मीन ही है। एक होती है मृदा। मृदा का मतलब सॉइल, लैंड, सॉइल। लैंड का ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोई बीज बोएं और जमे, लेकिन जो सॉइल है, सॉइल का मतलब बीज बोएंगे, जमेगा और आगे चलेगा। लेकिन सॉइल का मतलब ये नहीं है कि वो बेहतरीन करके दिखा दे। एक होती है माँ, जब कहते हैं ना धरती माँ, तो माँ का मतलब होता है कि माँ अगर माँ की खूबसूरती है, माँ स्वस्थ है, माँ मजबूत है, तो फिर जान लीजिए खेती की सारी मुश्किलों का समाधान अपने आप हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम खेती करें तो खेती में अनादिकाल से कभी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। खेती में मनुष्य का है जमीन, जल, जंगल, जीव और जन। हम जन हैं, मनुष्य हैं। इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना, धरती रूपी बगिया का माली मनुष्य, ज्ञानावतार, यानी कि इस धरती का मैनेजर। सारा काम तो भगवान ही करता है, लेकिन हमको उसके काम में मैनेजमेंट देखना होता है। हम एक्चुअल उसके मैनेजर हैं। परमात्मा का जो ये शरीर है मनुष्य के रूप में, वो इस धरती रूपी बगिया का मैनेजर है, प्रबंधन करना। प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि पहले हमको इस संपूर्ण प्रकृति को जानना होता है, क्योंकि अपने जीविकोपार्जन के लिए मुझे खेती करनी है। तो हम इसको अगर सॉइल क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्लाइमेट मानी पानी क्या है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ ठहरता है, पानी का स्रोत क्या है, तो पानी का स्रोत है समुद्र। बेसिक पानी का स्टार्टिंग समुद्र से शुरू होती है, समुद्र में ही खत्म होती है। समुद्र से, सूरज की रोशनी से, सूरज के ताप से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है। हालांकि ये पत्तियां भी जब भोजन बना रही हैं तो पानी को बाहर निकाल रही हैं जमीन से लेकर के। तो समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, बादलों में इकट्ठा होता है। समुद्र से पानी जब उड़ करके ऊपर जाता है तो कहाँ से जाता है? आकाश के रास्ते। आकाश ही उसको जगह देता है। 50,000 फुट की ऊंचाई पर बादल बनते हैं। बादल, समुद्र से उड़ा हुआ पानी, सबसे ज़्यादा बादल समुद्र के ऊपर है। लेकिन वायु उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है पूरी धरती में। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी बादल पहुँचेंगे। बादल कहाँ ज़्यादा पहुँचेंगे? जहाँ वृक्ष ज़्यादा होंगे बादल वहीं ज़्यादा पहुँचेंगे। आप देख रहे होंगे
कि जहाँ जंगल बहुत है वहाँ पानी बहुत बरसता है, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ पानी कम बरसता है। तो एक तो पानी खूब हो, इसके लिए कहा गया यज्ञ करिए ताकि पानी खूब हो। अब यहाँ यज्ञ का मतलब क्या है? हकीकत यज्ञ है कि पानी की, अगर पानी आपको चाहिए तो प्लांटेशन करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। तो जिस इलाके में वृक्ष बहुत होंगे वहाँ पानी बरसेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पानी जब बरसा, वृक्ष है तो पानी बरसा, वृक्ष नहीं है तो पानी कम बरसा, लेकिन चलो पानी बरस गया तो हमारे पीने के लिए, नहाने के लिए, फसलों के लिए पानी की जितनी भी ज़रूरत है वो बारिश के पानी से पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन पानी जब बरसा तो क्या मैंने अपने खेत में पानी रोका? नहीं रोका। हमारे फोर फादर खेतों की मजबूत मेड़ बनाते थे और बारिश का पूरा पानी रोकते थे। जहाँ पानी ज़्यादा बरसता था, लो लैंड एरिया था, वहाँ धान की खेती करते थे, और जहाँ ऐसा नहीं था वहाँ ज्वार बाजरा बोते थे। आज उलट गया, हम जमीन के नीचे 300 फुट बोरिंग करके पानी निकाल के धान पैदा करते हैं, बारिश का पानी नहीं रोकते, लेकिन जमीन के नीचे बोरिंग करके हम 300 फुट का पानी निकाल करके, और तो ये क्या हुआ? मिसमैनेजमेंट। जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, यानी कि कार्बनिक पदार्थ, पशुओं का मलमूत्र, अपना मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवार, ये सब धरती का भोजन है। लेकिन हमने क्या किया? खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मार देंगे और जो फसलों के अवशेष होंगे उनको झाड़ करके और आग लगा देंगे। मिसमैनेजमेंट। अब धरती में कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, और धरती में जो बहुत सारे जीव, मैंने बोला कि आदि पिता सदाशिव, शिव के कुछ गण हैं। ये जमीन, धरती आदि पिता सदाशिव है और इसकी एक बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़ी माया है। इस जमीन में क्या क्या रहता है आप कभी देखना। चींटी, चींटा, सांप, बिच्छू, केंचुआ, दीमक, नेवला और असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीव। अब मैं इनमें से एक कोई जीव है जमीन में रहता है जो मेरी फसल को क्षति पहुंचाता है, उसको मारने के लिए मैं कोई इंसेक्टिसाइड डालता हूं खतरनाक। तो क्या आप सोचते हैं कि जिस जीव को आप मार रहे हैं वो मर रहा है? नहीं। अगर ज़मीन में मैंने जहर डाला तो ज़मीन में रहने वाले सारे जीव मरेंगे। तो ये हमारी अज्ञानता थी ना। यूं तो विज्ञान था, ये जो इंसेक्टिसाइड डाल के किसी इंसेक्ट को मारना ये टेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान है। लेकिन है क्या? ये अज्ञानता है, ये विज्ञान नहीं है, ये खुराफात है मनुष्य की। क्योंकि मनुष्य ने धरती को जाना ही नहीं। उसने देखा इस फसल में ये कीड़ा लगा है जड़ में, और इसको क्लोरोपाइरीफास डाल करके, रीजन डाल करके, ये डाल करके मारा जा सकता तो मार दिया। लेकिन जिसको मारा वो नहीं मरा, या मान लेते वो मरा लेकिन और भी चीज़ें मरी। इसी प्रकार जब हम फोलियर स्प्रे करके किसी इल्ली को, वाइट किसी भी जीव को, माहू को मारते हैं तो क्या सोचते हैं कि जिसको मैं मार रहा हूँ वो मरेगा? उसके स्प्रे से तितली मरेगी, मधुमक्खी मरेगी, बेनिफिशियल बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे। मित्र, मैंने बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दिया। अब एक जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो सॉइल की मजबूती थी, जो क्लाइमेट था, वो सब मिल करके एक इंडस्ट्री चलाते थे कि सारे जीव पलेंगे, इंसान भी पलेगा और भी जीव पलेंगे। लेकिन हमारी अज्ञानता ने प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो व्यवस्था में जो डिस्टर्बेंस आ गया उसके कारण किसान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमको फर्टिलाइजर डालने पड़ रहे हैं। देश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर हम यूज कर लेते हैं। क्यों? धरती में ताकत नहीं है कि वो जो आपने फसल बोई है उसको पोषण दे सके, और पोषण क्यों नहीं दे पा रही है?
क्योंकि धरती का जो भोजन है वो मैं धरती को नहीं दे रहा हूँ, वो नदियों में बहा दे रहा हूँ या आग के हवाले कर दे रहा हूँ। दूसरा, जो पोषण धरती में जाने अनजाने फसल की हार्वेस्टिंग के बाद छूट गया, तो चूंकि नमी नहीं है और ये पेड़ पौधे नहीं हैं खेत के ऊपर, तो पानी का लॉस बहुत है। कार्बन नहीं है तो पानी होल्ड नहीं कर पा रहे, या दूसरा इवेपोरेशन बहुत है पेड़ ना होने की वजह से, तो वो सड़ नहीं पा रहा, वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। तो धरती वीक हो गई, इसलिए मुझे फर्टिलाइजर देने पड़ते। और धरती वीक हुई तो धरती में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे थे, जो मैंने पेस्टिसाइड डाले जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव मर गए, तो फिर कुछ नेगेटिव पैथोजन बच गए, जिसके कारण फसल में बीमारी लग गई, तो मुझे फंजीसाइड डालना पड़ रहा है। फिर 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हम किसी को मार नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ जीव नष्ट हो, इम्बैलेंस हुआ तो इंसेक्ट लगा, चिड़िया नहीं है तो कीड़ा लगेगा, चिड़िया होती तो कीड़ा खा जाती, तो फिर हमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। घर में मैंने गाय भैंस बैल ये सब नहीं पाले, तो कोई फसल बोई तो उसमें एक हमारी फसल है जो मैंने बोई, कुछ धरती माता ने बोई। तो धरती माता ने जो बोया वो कई प्रकार के जीवों के पालन पोषण के लिए बोया और अपनी समृद्धि के लिए बोया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया। मैंने कहा खरपतवार है, ये नुकसान करेंगे, मेरी फसल का भोजन ले जाएंगे, मेरी फसल का पानी पी जाएंगे, ये सूरज की रोशनी ले लेंगे, और मैंने खरपतवारों को मार दिया। क्योंकि जानवर नहीं है। अगर खेती के साथ पशुपालन होता तो वो बीट्स मैं उखाड़ के लाता, सदियों से यही होता रहा है। मुख्य फसल के अंदर जो कुछ खरपतवार उगते हैं मैं उखाड़ के लाता था और पशुओं को खिलाता था, पशुओं का गोबर खेत में लौट। मित्र, ये खेती का विज्ञान है। धरती माता को बेहतरीन बनाना, धरती की फर्टिलिटी को सुधारना, धरती में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, धरती के बीच एरेशन बना रहे, क्योंकि जड़ों को भी हवा की ज़रूरत है। अगर ये धरती कॉम्पैक्ट हो गई, वायु संचार रुक गया हैवी मशीनरी से, तो भी प्रॉब्लम है। देखा जाए तो इंसान ने अपने लिए चक्रव्यूह की रचना कर डाली। आज इंसान एक चक्रव्यूह की गिरफ्त में है, और किसान तो है ही है। अब चूंकि किसान अगर संकट में है तो ये कोई ना समझे जो खेती नहीं करता वो संकट में नहीं है। चूंकि इस प्रकार का उगाया गया जितना भी अनाज फल सब्जी है वो इंसान खाएगा, जिसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है, क्या करेगा वो? बीमार होगा। ड्रिंकिंग वाटर की इतनी शॉर्टेज हो गई है, आप देख रहे हैं ना कि मैं क्या कहूँ, पीने के पानी की बहुत कमी है, और हम 300 फुट 500 फुट 1000 फुट नीचे से पानी ला रहे हैं, वो ब्लू वाटर। एक्चुअली वो पानी हमको पीना नहीं चाहिए। हमारे पीने की पानी की व्यवस्था ये प्रकृति करती है। हर साल समुद्र से पानी फिल्टर करके लाती है, बादलों में इकट्ठा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बरसता है। हम उस पानी को चाहे जितना रोक। जिस इलाके में 500 मिलीमीटर बारिश होती, सिर्फ 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर का मतलब हुआ 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 लाख लीटर पानी। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 50 लाख लीटर पानी। यानी एक हेक्टेयर जमीन में 50 लाख लीटर पानी बरसा। 50 लाख लीटर। जब आप सिंचाई करते हैं ना गेहूं की, तो 5 सिंचाई करते हैं तो 1 सिंचाई में 5 लाख लीटर पानी लगता है, तो गेहूं की सिंचाई में 25 लाख लीटर पानी लगता है। वो पानी मैं ज़मीन से निकालता हूँ। लेकिन अगर मैं बारिश का पानी रोक लेता और ज़मीन में कार्बन बहुत होता तो वो पानी होल्ड कर लेती ज़मीन। कुछ रिचार्ज होके नीचे जाता तो जो 40 फुट पर पानी होना चाहिए, 40 फुट का पानी, यानी फर्स्ट एक्वाफर मेंटेन रहती। आपको पता होगा कि आज के 50 साल पहले कोई सिंचाई के लिए पानी नहीं देता था और ना फसल सिंचाई मांगती थी। ठीक 50 साल पहले
क्या था कि देश में कुएं जिंदा थे, 40, 35, 50 फुट की लेवल पर सब जगह पानी था। और कैपिलरी सिस्टम से, चूंकि हैवी मशीनरी नहीं चलती थी, सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं थी, बैल से खेती होती थी, तो पानी कैपिलरी सिस्टम से, ओस्मोसिस का प्रोसेस है, जमीन से पानी इवेपोरेट होगा या फसलें लेंगी तो ऊपरी सरफेस पर पानी की शॉर्टेज होगी, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए नीचे चूंकि पानी भरा है 30 फुट पर, 35 फुट पर, 40 फुट पर, तो पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर आता है। दिया जलता है ना, मिट्टी के तेल का दिया जलते हुए देखा होगा ना, नीचे तेल पड़ा रहता तो ऊपर दीपक जलता था, ठीक यही है। तो पानी ऊपर आता था और रूट जोन के पास, चूंकि रास्ते में जड़ पड़ती है तो जड़ों की प्यास बुझा जाता था। आज क्या हुआ कि वो पानी 50 फुट का सूख करके ख़त्म हो गया और 250 फुट, 150 फुट और 200 फुट या 500 फुट पर चला गया, तो 500 फुट का पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, आना भी चाहे तो सॉइल में हार्डनेस आ गई है, कॉम्पैक्ट हो गई है हैवी मशीनरी से। तो क्या सिंचाई के लिए हमें ट्यूबवेल लगाना है, बोरिंग करना है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। इसलिए वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है। दूसरा, कॉम्पैक्ट होने से बारिश का पानी भी सीपेज होकर नीचे नहीं जा पा रहा। आज अगर कोई सोचे भी कि मैं रिचार्ज करूं सॉइल को, यानी कि 50 फुट पर फिर पानी आ जाए, वो भी संभव नहीं। तो आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि सीधे 50 फुट पर बोर करके और ज़मीन का पानी वहीं डाल दिया, तो जो पेस्टिसाइड थे, जो कुछ भी पानी में था, वो सब सर नीचे चला गया। मित्र, खेती एक वह विज्ञान है जो प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है, और खेती का विज्ञान अगर हमें समझना हो तो मुझे पंच महाभूत और वनस्पतियों के बीच का कोरिलेशन पढ़ना है। यानी इस धरती पर जानवर होने चाहिए, जीव होने चाहिए, नाना प्रकार की जितनी भी प्रकृति ने जीव रचनाएं की हैं वो सब होने चाहिए। प्रकृति ने जितने प्रकार की वनस्पतियां बनाई हैं सब होनी चाहिए, और उन्हीं के बीच में हमको जीवन जीने की एक आर्ट सीखनी है कि कैसे मैं जीवन जी सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया में प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, और हमारा एक ग्रुप है, एक ग्रुप क्या कई सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ किसान भाइयों को कि मित्र, आप समझना हो, मेरी बात समझ जाइए। ये धरती जिंदा रहेगी, ये जंगल जिंदा रहेंगे, बारिश होती रहेगी तो मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। धरती में कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, खाने में कोई कंटामिनेशन केमिकल का नहीं होगा, तो मैं जिंदा रहूँगा। अगर धरती बंजर होने लगी है, पानी नीचे जाने लगा है, जंगल ख़त्म होने लगे हैं, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने लगी है, और मैं कुछ लालच के लिए कागज़ का नोट ज़्यादा मिल जाए, उस चक्कर में अंधी दौड़, तो क्या होगा? हो सकता है कि ये आधुनिक हमारी लाइफ जो है भौतिक संसाधनों पर गुजर जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये भी नहीं होगा। पानी नहीं होगा, जिसको पीने का पानी ना हो उसको एक बहुत अच्छा मोबाइल दो, लैपटॉप दो, कंप्यूटर दो, एसी लगवा दो, घर में पानी नहीं है, क्या करेगा उस भौतिक संसाधन? मित्र, अगर मैं जिंदा हूँ तब भौतिक संसाधन चाहिए। इसलिए पहले प्रकृति, सबसे पहले इंसान को क्या सोचता है, ये प्रकृति जिंदा रहनी चाहिए, प्रकृति की व्यवस्था जिंदा रहनी चाहिए, और प्रकृति जिंदा रहनी चाहिए यानी भगवान की व्यवस्था जिंदा रहनी चाहिए। एक्चुअल जो पूजा शब्द है ना, पूजा, इसी का नाम पूजा है। आप धरती की कितनी सेवा कर लेते हैं, वर्षा का पानी कितना रोक लेते हैं, जंगल कितना लगा लेते हैं, जीव जंतुओं को कितना बचा लेते हैं, यही भगवान की पूजा है। अगर मैं धरती को नहीं बचा पाया, जंगल को काट लिया, बारिश कम होने लगी, जमीन के नीचे का पानी लौटने लगा, और उसके बाद फिर मैं मंदिर में जा कर के किसी भगवान का, देवी का, देवता का, कौन देवता है? ये पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये देवता नहीं है, यही तो देते हैं हमको। ये नदियाँ, नदी माता है, गाय माता है, ये वनस्पतियाँ हमारी माताएं हैं। तो देवियाँ मतलब जो देती हैं, और देवता मतलब जो देते हैं। आंखों से देखिए कौन देता है। अब
कागज में एक गणेश भगवान हैं, देवता, गणेश देवता, वो तो आपको नहीं देते कुछ भी। गणेश का मतलब है ज्ञान, गणेश ज्ञान के देवता। और मैं अज्ञानी हो गया, मतलब मैं अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की पूजा कर रहा है। गणेश की पूजा का मतलब था ज्ञानी बनो, और ज्ञानी बनने का मतलब है कि धरती की संपूर्ण व्यवस्था को देखिए, धरती के नीचे क्या है, धरती के ऊपर क्या है, धरती में समुद्र क्यों है, धरती में नदियां क्यों बहती हैं, धरती में झरने क्यों हैं, धरती में पहाड़ क्यों हैं। इनको जब हम जानेंगे तो ये ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहीं सत्य है, जहाँ ज्ञान है वहीं भगवान है। और जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ अज्ञानता फैली हुई है, वहाँ न सत्य है, न सनातन है, न वहाँ कोई धर्म है, न कोई भगवान है, न वहाँ कोई पूजा है। सत्य के नाम पर, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आडंबर। किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि आधुनिक जो कृषि तकनीकियाँ हैं ना, उनको बड़ा संभल के देख लेना जरा। चंद लोगों को हो सकता है सोशल मीडिया में वो अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, ये कमा लिया, वो कमा लिया। प्रश्न देश के 14 करोड़ किसानों का है, और आज तो सोशल मीडिया में किसानों के पढ़े लिखे बच्चे, उनको फंसाया जा रहा है प्लांटिंग मटेरियल, अपना मटेरियल बेचने के लिए। कोई कह रहा है इसकी खेती से इतना लाभ होगा, इसकी खेती से इतना लाभ होगा। कल्पना करिए, बाजार में मांग और पूर्ति का सिद्धांत चलता है। किसी ने कहा साहब औषधि फसलों की खेती करनी चाहिए, तो औषधि फसलों की खेती क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आयुर्विज्ञान का विषय है कि लोगों को जड़ी बूटियाँ मुहैया हों। लेकिन अब प्रश्न है कि ये जड़ी बूटी 400 रुपया किलो बिकती है, तो किसान क्या करेगा? मेडिसिनल वैल्यू कहाँ से आएगी? किसी भी वनस्पति में जो मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू डिपेंड करेगी कि जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, जमीन, धरती का वैभव कितना खूबसूरत। धरती में जीवांश है, धरती सॉफ्ट है, उसमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी राइट है। और फिर प्लांटिंग मटेरियल सही है, हमने ज़्यादा पैदा करने के लिए उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई उर्वरक नहीं डाला, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तब उस जड़ी बूटी में ताकत है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 400 रुपया किलो बिकनी साहब, 4 कुंटल पैदा होगी। तो हमने कहा यार 4 कुंटल से काम नहीं चलेगा, और 6 कुंटल पैदा हो जाए तो क्या करना है। तो खुराफात शुरू हो गया कि मैंने ज़्यादा यूरिया DAP डाल दिया, उसकी मेडिसिनल वैल्यू ही चली गई। अब उसी की लोग औषधियाँ बना रहे हैं, फिर फायदा नहीं कर रहे हैं इंसान को। मित्र, आप अपनी खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, और फिर बता दो, जीवन में एक आनंद की अनुभूति अगर नहीं हुई आपको, मैं कहता हूं कि सच्चिदानंद, सतचित आनंद, ये विषय इंसान के जीवन में क्या है? ज्ञान का विषय, सतचित आनंद की ओर ले जाने वाला। जैसे सारी कायनात, सबके पास सत है, धरती सत, वनस्पतियां सत, सारे जीव जंतु सत, इंसान के पास चित्त है। ये सारी वनस्पतियां, सारा जो हमको दिखता है अपनी आंखों से, वो सब सत है। और इंसान परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, उसके पास सत भी है और चित्त भी है। और परमात्मा सतचित आनंद का स्वामी है। तो मनुष्य से कहा गया तू आनंद की ओर बढ़। और आनंद की ओर कैसे बढ़ोगे? जब आप सत्य को जानेंगे। जो आंखों से दिखता है यही परमात्मा का सत्य है। यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि सत्य है। फिर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने जिन जीव रचनाओं की, वनस्पतियों की रचना की, वो सनातन है। और फिर इनके साथ मेरा क्या संबंध? उस संबंध को अगर जान गया, संबंध को निभा लिया तो आनंद है। अब मैं धरती की व्यवस्था के बारे में नहीं जानता, जलवायु को नहीं जानता, बायोडाइवर्सिटी को नहीं जानता, ये वनस्पति क्यों हुई इसको नहीं जानता, इसको खरपतवार मान लेता हूँ, इसको दुश्मन मान लेता हूँ, इसको ऐसे मार दूंगा, इसको ऐसे मार दूंगा, तो आपके जीवन में आनंद कैसे आएगा?
मुझे उम्मीद है मित्र आप मेरी बात को समझेंगे। नमस्कार।